दोस्तों 2023 इस सदी के सबसे इम्पोर्टेंट सालों में से एक साल है जो आज से सिर्फ 3 साल दूर है। और इसके इम्पोर्टेंट होने की सबसे बड़ी वजह तुर्की के एक बीमार देश से आज़ाद होकर खुद पर डिपेंडेंट और एक मजबूत तुर्की का होना है। असल में 2023 में उस मुआहदे का ख़त्म होगा जिसने 1923 में तुर्की के टुकड़े कर दिए थे और तुर्की को एक खुले पिंजरे में कैद कर दिया था। ओटोमन एम्पायर के आखिरी सुल्तान को अपनी फ़ौजों के जरिए घेर कर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान इनके 7 देशों ने ज़बरदस्ती इस एग्रीमेंट को कराया था जिस पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने साइन किया था। इस एग्रीमेंट के बाद तुर्की के टुकड़े होकर दुनिया में 40 नए देश वजूद में आए जिसमें सऊदी अरबिया, इजिप्ट, रोमानिया, सर्बिया, फ़लस्तीन और जेरूसलम जैसे कई देश थे। इस एग्रीमेंट के तहत तुर्की अपनी सरजमीन से 100 साल के लिए ऑयल नहीं निकाल सकता था। तुर्की में कोई खिलाफत नहीं कायम कर सकता था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वो शख्स थे जिसने खिलाफत ख़त्म होने के बाद तुर्की में खुद की हुकूमत कायम की और कई सारी इस्लामिक चीज़ों को तुर्की में बैन कर दिया और उस वक्त के तुर्की जैसे इलाके में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया। लेकिन 2023 में यह एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा और तुर्की अपनी सारी पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा। लॉसन एग्रीमेंट के ख़त्म होने के बाद तुर्की में 5 अहम हिस्सों पे किस तरह असर पड़ सकता है, आज हम इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपसे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपका जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए हम चलते हैं हमारे वीडियो की ओर जो विजन 2023 इन तुर्की है। इकनॉमी। तुर्की की इकनॉमी इस वक्त परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के आंकड़ों में दुनिया में 13वें नंबर पे है। इसकी इकनॉमी का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स वगैरह में डिपेंडेंट है। लॉसन एग्रीमेंट की कई पाबंदियों की वजह से तुर्की की इकनॉमी एक कैद खाने में बंद पड़ी है जिसका अच्छे लेवल पे ग्रोथ होना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए 2023 में इस मुआहदे के ख़त्म होने पर तुर्की ने अपनी इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े प्लान किए हैं जिसमें ऑयल ड्रिलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लान है। ऑयल ड्रिलिंग करके तुर्की अपनी अंदरूनी ज़रूरतों को, ऑयल रिलेटेड ज़रूरतों को पूरा करके इंपोर्ट में होने वाले खर्चे बचा सकता है और उससे किसी देश को खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ज़्यादा निकलने वाले तेल को तुर्की दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके तुर्की इससे बेहतरीन तिजारत भी कर सकता है। इसी के साथ बॉस्फोरस जो एक इंटरनेशनल समंदर बन चुका है 2023 तक वो भी तुर्की के कंट्रोल में आ जाएगा और वहाँ से गुजरने वाले हर तिजारती जहाज़ से तुर्की टैक्स वसूल कर सकता है। इस्तांबुल कैनल भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस्तांबुल के किनारे बहुत बड़ी नहर बनाने का प्रोजेक्ट है। ये कैनल इस वक्त दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट नहर स्विस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये नहर ब्लैक सी को मरमरा सी से कनेक्ट करेगा जहाँ से काफ़ी सारे जहाज़ों के आने जाने के रास्ते बनेंगे। एनाडोलू एजेंसी के मुताबिक इस कैनल का प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में तकरीबन 3 साल और लग सकते हैं जो 2023 ही है। प्रोजेक्ट इस्तांबुल कैनल पे तकरीबन $15 बिलियन का एस्टिमेटेड खर्चा बताया जा रहा है। अपनी इकनॉमी के साथ ही तुर्की अपनी एनर्जी पावर में भी काफ़ी बढ़ोतरी कर सकता है। तुर्की के पास फ़िलहाल एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में तो आप जानते ही होंगे जो कोई भी देश को एक पावरफुल कंट्री बना सकता है। ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत अब तुर्की को भी है। तुर्की ने अभी से कम 12 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का पूरा प्लान बनाया है जो तुर्की को एनर्जी प्रोवाइड करने में काफ़ी मददगार होगा और साथ ही बाकी एनर्जी सोर्सेस जैसे विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर
जैसे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस को भी बूस्ट करने का भी इरादा किया हुआ है। क्या तुर्की अपने पुराने इलाके वापस हासिल कर सकता है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पर किया गया कोई भी एग्रीमेंट 100 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, तो लॉस एंड एग्रीमेंट ख़त्म होने पर क्या तुर्की अपने पुराने इलाकों पर वापस कब्ज़ा जमा सकता है? तो जिसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी, क्योंकि इस एग्रीमेंट में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मुआहिदा ख़त्म होने पर तुर्की अपने पुराने इलाके वापस ले सकता है, और साथ ही अब वो इलाके एक आज़ाद देश बन चुके हैं जिसका तुर्की में शामिल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि तुर्की के साथ अगर कोई देश खुद से राज़ी हो जाता है उसमें शामिल होने के लिए, तो तुर्की बिल्कुल भी कर सकता है। इस सवाल के साथ ही एक बड़ा सवाल भी आता है, क्या तुर्की मक्का मुकरमा और मदीने की मेज़बानी वापस ले सकता है जो उससे छीनी गई थी अल सऊद के ज़रिए? इसका जवाब तो यही है, सऊदी अरबिया कभी ये नहीं चाहेगा कि तुर्की को ये मौका मिले, लेकिन तुर्की इससे OIC या इस्लामिक देशों में मीटिंग के ज़रिए वोटिंग करा के वापस ये मेज़बानी हासिल कर सकता है। सऊदी अरबिया और इज़राइल दोनों देश के एक साथ होने के कारण उन्होंने बाकी मुस्लिम देशों में एक अलार्म बजा दिया है, और ये दोनों देश के साथ होने पर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने मक्का और मदीना जैसे पाकीज़ा चीज़ को खोने के बारे में चेतावनी दी है। इस्तांबुल दुनिया में 10वें नंबर पे आता है फाइनेंशियल कंडीशन में, जिसमें तुर्की ह्यूमन रिसोर्स, फिज़िकल, टेक्निकल, लीगल और टैक्स ले सकता है। दूसरी सिटीज़ तुर्की की इस्तांबुल को सपोर्ट करेगी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, जिससे तुर्की को स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही भारी मदद मिलेगी। हर साल तुर्की में 50 मिलियन लोग घूमने के लिए आते हैं, जिससे $50 बिलियन का तुर्की को मुनाफा होता है। टूरिज़्म को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए तुर्की अपने बोट को इंक्रीज़ करने वाला है, जिसमें उनके पास अभी 25 बोट है, वो उसको बढ़ाकर 2023 में 65 कर देंगे। और लोगों के हेल्थ के बारे में, रिलीजन के बारे में, कन्वेंशन, फेयर, कल्चर, गोल्फ और थर्मल, इस टूरिज़्म के बारे में भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। ये थे कुछ ऐसे बड़े बड़े काम जो तुर्की एग्रीमेंट के ख़त्म होने पर करेगा, जो 2023 के बाद से शुरू हो जाएंगे, जिससे तुर्की की GDP भी बूस्ट हो जाएगी।